ठीक है, ये तो हमारे नेताओं ने उन नेताओं को आज जो है मैं कोसना नहीं चाहता, लेकिन जिन नेताओं ने हाथ खड़े होके करके जो है ईडब्ल्यूएस का समर्थन किया था, आज उनको जवाब देना चाहिए कि उन्होंने सबसे पहले हत्या करवाई थी आरक्षण की। अगर वो समर्थन नहीं करते तो ईडब्ल्यूएस इस देश में लागू नहीं होता। और आज क्या स्थिति है, आज वो कास्ट में रिजर्वेशन खत्म कर देना चाह रहे हैं। इसका आधार है शैक्षिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन, जो छुआछूत का हम लोग सामना करते, जाति के आधार पर एट्रोसिटी का हम लोग सामना करते हैं। और प्रतिनिधित्व, आप आंकड़े तो जुटाओ, मैं कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ कि आप आंकड़े जुटाओ। हम लोग स्वतः छोड़ देंगे जिनको ज्यादा मिल गया। आप आंकड़े जुटा के बता दो क्या 15% शेड्यूल कास्ट लोग पूरा हुआ है? और अगर इतनी काबिलियत पैदा होगी तो एनएफएस कैसे हो रहा है? कल 9 तारीख को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पे। हाँ। और लोगों की ये अपेक्षा है, वैसे तो आप कर ही रहे खुद ही के अंदर आवाज उठा रहे हैं हमारी, हम चाहेंगे आपके साथ दूसरे साथ। गलत बात आप बताओ, उठाई नहीं उठाई उसकी बात बताओ। मैंने और मैं नहीं जोड़ता हाथ मनोज भाई, आप जानते हो, और हाथ जोड़ के मैंने कहा कि वो मूर्ति वहीं वापस लगा दो। बताओ उठाई या नहीं उठाई? हम तो कह रहे हैं आप उठा रहे। और तब उठाई जब कोई वहाँ इतने एमपी गए, जब कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। और मैं फिर नहीं, धन्यवाद नहीं करना मैं, यार मेरी ड्यूटी है ये। जब आप 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करके 3 दिन के अंदर और अपर कास्ट के लोगों को दे सकते हो, तो फिर आप जो है शेड्यूल कास्ट के उन जातियों क्यों नहीं दे सकते? अब आरक्षण की सीमा बढ़ा देनी चाहिए जातिगत। देखो उन्होंने किया क्या है, ऐसा उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन बिल में किया, उसको कानून बना दिया, लेकिन वो लागू कब होगा? जब पहले जातिगत जनगणना होगी। तो उन्होंने कह दिया वो 2031 में होगी, 2032 के बाद लागू। ऐसे उन्होंने इसमें क्या कर दिया, स्टेट को, पहले तो स्टेट को पावर हो नहीं सकती है, ये पावर जो है सेंटर को। मैं तो अगर सरकार कह रहा हूँ, सरकार के संसद में वो उसके लिए विधेयक लिया है। और मैं फिर कह रहा हूँ भाई, कब तक जो है 15% ही पूरा नहीं हुआ, तो आपको चाहिए कि आप जो है, मैं तो कह रहा हूँ शेड्यूल कास्ट के उन जातियों को जिनको अवसर नहीं मिला, उनको 10% आरक्षण दीजिए। आरक्षण की सीमा बढ़ा 85% इसको कर दीजिए, क्या दिक्कत है? जब 10% आर्थिक आधार पर आप दे रहे हैं तो 90% इनका बढ़ा दीजिए, SC ST OBC के लोगों को दे दीजिए। लेकिन आप देना ही नहीं चाहते, आप तो उनको गुमराह करके टकराव चाहते हैं। हम टकराव होने ही देंगे। अगर हमने यहाँ पढ़े लिखे लोग हो गए, हम टकराव करवा दे, हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? इसलिए हम उनको भी समझाएंगे, उनमें भी जो पढ़े लिखे लोग हैं। क्रीमी लेयर की भी बात की जा रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, शेड्यूल का ये जो रिजर्वेशन है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को समझना पड़ेगा। इसका आधार क्या है? वो कभी इकोनॉमिक बेस था ही नहीं। ठीक है, ये तो हमारे नेताओं ने उन नेताओं को आज जो है मैं कोसना नहीं चाहता, लेकिन जिन नेताओं ने हाथ खड़े होके करके जो है ईडब्ल्यूएस का समर्थन किया था, आज उनको जवाब देना चाहिए कि उन्होंने सबसे पहले हत्या करवाई थी आरक्षण की। अगर वो समर्थन नहीं करते तो ईडब्ल्यूएस इस देश में लागू नहीं होता। और आज क्या स्थिति है, आज वो कास्ट में रिजर्वेशन खत्म कर देना चाह रहे हैं। इसका आधार है शैक्षिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन, जो छुआछूत का हम लोग सामना करते, जाति के आधार पर एट्रोसिटी का हम लोग सामना करते हैं। और प्रतिनिधित्व, आप आंकड़े तो जुटाओ, मैं कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ कि आप आंकड़े जुटाओ। हम लोग स्वतः छोड़ देंगे जिनको ज्यादा मिल गया। आप आंकड़े जुटा के बता दो क्या 15% शेड्यूल कास्ट लोग पूरा हुआ है? और अगर इतनी काबिलियत पैदा होगी तो एनएफएस कैसे हो रहा है? मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसने जितने दिन सदन चलाया, हर दिन सफाई कर्मचारियों लेके हर वर्ग का मुद्दा उठाने काम किया। और कल भी मैंने मुद्दा उठाया पार्लियामेंट में कि 1500 घर जो है वहां उसमें मुंबई में वाल्मीकि समाज के तोड़ दिए सरकार के लोगों ने। लेकिन सब वो तमाम तरह जो अधिकार छीने जा रहे वो नहीं दिखता है। जब अच्छा मुझे बताओ, जब सरकार डिपार्टमेंट नहीं रहेगा, सरकार नौकरी नहीं, तो अच्छा आरक्षण के झुंझुनू में खड़े हो क्या? जब एनएफएस होता हो तो बचाते नहीं हो, तमाम तरह की जो चीजें हमले होते हैं संविधान पे, हो तो करते नहीं हो। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ, हम खुले दिल से अपने भाइयों के लिए अधिकार मांगते हैं। और मैं कह रहा हूँ, आरक्षण की सीमा बढ़ा के उन जातियों को जिनको अवसर नहीं मिला, उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाए, जैसे आपने आर्थिक आधार पर स्वर्णों को दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि भविष्य के लिए चंद्रशेखर ये बहुत अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या SC, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का हम फैसला मान लेंगे। 5 शेड्यूल कास्ट के जजों की बेंच बना दिए, इन्हीं जातियों में से हो जिनको आप देना चाहते हैं। बन जाएगी क्या? दो जवाब, बन जाएगी क्या? तो इनका जज नहीं हुआ कोई? मैं कह रहा हूँ चलो छोड़ो, शेड्यूल कास्ट की उन जातियों को बना दो जिनको निकालना चाहते हैं। उनका है, शेड्यूल ट्राइब का है, OBC है। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना सकते हो क्या? 5 जजों की, 7 जजों की, 9 जजों की बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि आपने वहां एक वर्ग की हकों का रखा है। और मुझे चिंता तो उन भाइयों की, स्वर्ण जातियों के, जिनको नहीं मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस में भी जिनको अवसर नहीं मिल रहा है। आपने सीमा रखी 8 लाख रुपए, तो 2-3-4 लाख रुपए जो गरीब स्वर्ण जाति के लोग कमाते हैं साल के, उनके परिवार को अवसर मिल रहा है। 8 लाख में तो बहुत लोग आ जा रहे हैं। सवाल यह है कि सरकार की नीयत क्या है। मैं आपको कहता हूं, शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने कहा था कि अगर फांसी की सजा देने वाले जज के फैसले से उसका मोटिव, उसकी नीयत हटा दी जाए, तो उस जज में और हत्यारे में कोई फर्क नहीं है। तो इसकी नीयत को देखना पड़ेगा।
क्या कभी सुप्रीम कोर्ट वंचित वर्ग के आरक्षण के पक्ष में था? और था तो आज तक इतना बैकलॉग हुआ, कास्ट एट्रोसिटी, आपने क्यों नहीं इसको ठीक करा? तो सच ये है, सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत उम्मीदें नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है पार्लियामेंट। हमने कहा था, कल भी कहा हमने विपक्ष को क्या सरकार को, और हमने कहा कि अगर आग से खेलने काम करोगे तो हाथ जलेंगे सरकार के। सांसद जी सच्चाई तो ये कुछ ऐसी जातियां तो हैं जो रह रही है, हाँ रहेगी, बिल्कुल रहेगी। किसकी वजह से रही? किसकी वजह से रही? किसकी वजह से रही बताओ? एक सेकंड सुने, किसकी वजह से रही? क्या आपने अच्छा स्कूल खोलने का काम गरीबों की बस्ती में किया? क्या आपने उनके जो है रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था की? उनको अवसर कहां से मिलेगा? अब तो बहुत सारे, अच्छा जिन जातियों में अब तक एजुकेशन लेवल उस तरह का बढ़ा नहीं, उनको मिलेगा भी तो बेचारों को तो एनएफएस ही तो करना है, आपको अपने लोगों को तो भरना है। हम समझते हैं सरकार की मंशा को। अगर एनएफएस हो रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड उठा के देखो, एनएफएस हो रहा है एसपीजीआई, उसमें क्या नाम, एसजीपीआई में, एसजीपीजी में लखनऊ में, तो क्या इन जाति ये कहाँ गया? अगर इतनी काबिलियत, इतना क्रिमिनल पैदा हो गया तो कहां नहीं हो पा रहा है? आईआईएम के हाल देखो, टॉप यूनिवर्सिटियों के दिए थे मैंने 7 यूनिवर्सिटियों के आंकड़े, देखो क्या हाल है। एक ओबीसी और एक एससी, कौन खा रहा है सबको पता है, लेकिन गणना तो होने दीजिए। समाज से क्या अपील है? कल 9 तारीख को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पे, और लोगों की ये अपेक्षा है, वैसे तो आप कर ही रहे खुद ही के अंदर आवाज उठा रहे हैं हमारी, हम चाहेंगे आपके साथ दूसरे साथ। गलत बात आप बताओ, उठाई नहीं उठाई उसकी बात बताओ। मैंने और मैं नहीं जोड़ता हाथ मनोज भाई, आप जानते हो, और हाथ जोड़ के मैंने कहा कि वो मूर्ति वहीं वापस लगा दो। बताओ उठाई या नहीं उठाई? हम तो कह रहे हैं आप उठा रहे, और तब उठाई जब कोई वहां इतने एमपी गए, जब कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। और मैं फिर नहीं धन्यवाद नहीं करना, मैं यार मेरी ड्यूटी है ये, आप आपकी साधुवाद के पात्र हैं। मैं मेरी ड्यूटी है। आप बताओ, मैं विषय पे तो बात कर रहा हूँ ना, कोई पॉलिटिक्स उसके अलावा नहीं कर रहा, सिर्फ विषय की। और मेरे जैसे 20 लोग हो गए ना पार्लियामेंट में, आप विश्वास करो, इनके अधिकारों को छूने से पहले सोचना पड़ेगा। आपको कम से कम बाबा साहब के जीवन को और उनके संघर्ष को, उनकी कुर्बानियों को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो मैं इसके कुछ कारणों में भी आपको ले जाने की कोशिश करूंगा कि उसको हटाने के पीछे सरकार का मकसद क्या था। एक तो ये है कि ये सरकार को गलतफहमी हो गई थी इलेक्शन से पहले कि हम ये लोग 370 और 400 सीटें जीतने वाले हैं, जिसमें ये संविधान बदलने की बात इनके नेता, बड़े बड़े मंत्री कर रहे थे। और संसद भवन से मूर्ति हटाने का जो मेन कारण है, आपने देखा होगा पूरे देश के लोगों ने कि लगभग 14 अप्रैल को कम से कम नहीं तो 10 लाख लोग उस मूर्ति को माल्यार्पण करने के लिए आते थे। बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए वहां आते थे। तो ये सरकार, क्योंकि एक आम आदमी के लिए उस संसद भवन के जो दरवाजे हैं, जो उसका जो गेट है, जो संसद भवन के दर्शन कर सकता है, वो 2 ही तारीख थी, एक 14 अप्रैल और एक बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर। और 14 अप्रैल को तो इतने लाखों की संख्या में लोग आते थे, तो सरकार को एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो किस दिन ये बहुजन समाज के लोग, जिस तरह से पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पर, महिलाओं पर, वंचितों पर जिस तरह से अत्याचार, अन्याय इस भाजपा संघी सरकार के अंदर बढ़े हैं, तो ये सरकार को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो किसी दिन ये लोग संसद भवन में आए तो बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए कहीं संसद पर ही चढ़ाई ना कर दें। एक बहुत बड़ा मेन कारण है ये। तो इसके साथ ही जब लोगों को पता लगा कि इस तरह से ये बहुत ही शर्मनाक काम इस सरकार के द्वारा किया गया, तो बहुत सारे संगठनों ने इकट्ठा होकर के एक प्लानिंग की कि हम जंतर मंतर पे जाकर के आज हजारों की संख्या में, इतनी गर्मी और थोड़ी बारिश, इतना उमस के बावजूद भी यहाँ लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं। उस मूर्ति को मेन जो है कि उस मूर्ति को दोबारा वहीं पर स्थापित किया जाए, ताकि लोग हर 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पर उनको नमन कर सकें, उनको माल्यार्पण कर सकें। इसलिए ये एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ खड़ा किया गया। और यहाँ पर एक संगठन नहीं, कई सारे संगठन ने मिलकर के एक प्लानिंग की है, और पूरे देश में इसका एक अभियान लगभग 2-3 महीने से चलाया गया कि 9 अगस्त को आप सब लोग जंतर मंतर पहुंचे और सरकार के विरोध में वहां खड़े होकर के अपनी आवाज को बुलंद करें, कि ताकि बाबा साहब अंबेडकर का जो स्टैचू है वहीं लगाया जाए। लेकिन साथ में मैं एक अपील और करना चाहता हूं। मैं जो देखता हूं, मेरे जो एनालिसिस हैं
वो थोड़ा कड़वे लगते हैं, लोगों को चुभते हैं, लेकिन मूर्ति के साथ साथ जब हम ग्राउंड पे काम करते हैं, जब हम एरियाज में जाते हैं, तो वहां सिर्फ लोग बाबा साहब को एक जय भीम का नारा लगाने से ज्यादा उनको नॉलेज नहीं दिखती है कि बाबा साहब, मैं एक अपील करना चाहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन और उनकी बायोग्राफी, उनके कामों को, उनके संघर्ष को, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तब हम समझेंगे कि आप कहीं बाबा साहब को एक सच्चाई के रूप में आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनको नमन कर रहे हैं। जब तक आप उनके कामों को नहीं पढ़ेंगे तो आप खुद उस तरह के नहीं बन पाएंगे कि जिस तरह से बाबा साहब ने बहुजन समाज को संवैधानिक रूप में हर तरीके से उनकी लड़ाई को लड़ा और अधिकार दिलाए, चाहे वो संविधान के रूप में दिलाए, चाहे महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया हिंदू कोड बिल के द्वारा। तो इस तरह से आपको कम से कम बाबा साहब के जीवन को और उनके संघर्ष को, उनकी कुर्बानियों को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। और बहुजन दस्तक न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस रहता है वो एट्रोसिटीज के मामलों पर न्याय दिलाने के लिए मैं कोशिश करता हूं। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप हमारे चैनल को लोगों तक पहुंचाएंगे तो हमें उसमें भी एक काम करने में बड़ी कामयाबी मिलेगी। और इस तरह की कोई भी घटना एट्रोसिटी की हो तो आप बहुजन दस्तक न्यूज के चैनल के नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर जरूर कॉल करें, हमें बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहां के अधिकारियों से बात करके आपको उसमें जस्टिस दिलाने के लिए हम काम कर पाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन दस्तक न्यूज से गौतम रत्ना। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।